वेलकम दोस्तों। ट्रैक क्लासेस के चैनल पे मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सभी साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और साइकोलॉजी में हम अधिगम चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने अधिगम स्थानांतरण और अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और कमेंट करके आप बता दिया करिए कि कहाँ आपको कन्फ्यूजन है या चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं, ताकि उससे एक आइडिया लग जाता है कि नहीं, कि किस तरीके से लेके चलना है सब्जेक्ट को या किस तरीके से आपको समझ में आती है। तो उस तरीके आप कमेंट कर दिया करिए जो भी राय वगैरह हो। तो अधिगम का स्थानांतरण हमने पढ़ लिए थे, क्योंकि पहले हमने अधिगम पढ़ा, कथन वगैरह, विशेषताएं क्या होती हैं, अधिगम प्रकार क्या होते हैं, गामक होते हैं, प्रतिबोधनात्मक होते हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि अधिगम के स्थानांतरण कौन कौन से होते हैं, कि अधिगम जैसे ट्रांसफर होते हैं तो वो क्या होता है, लर्निंग ट्रांसफर। उसके बाद हम अगला जो टॉपिक हमारा आता है इसी अधिगम का अंतर्गत, वो है अधिगम का अधिगम वक्र। वो कौन सा है? अधिगम वक्र। जो अगला टॉपिक आता है आपका वो है अधिगम वक्र। और अधिगम वक्र के अंतर्गत अ, ये चीजें हमें पढ़नी होती है। एक ग्राफ होता है जिसमें 2 3 मॉडल 4 मॉडल होते हैं जिनको आपको पहचानना होता है, पर इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए, अधिगम वक्र होता क्या है, ये बात की जाए कि नहीं अधिगम वक्र होता क्या है, वक्र। तो आप ग्राफ पढ़े होंगे, आपको याद होगा कि जब आप लोग ग्राफ पहले पढ़ते थे, आपने ग्राफ पढ़ा होगा जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और उस पे हम क्या बनाते थे, ग्राफ किसी चीज का। तो अधिगम वक्र की कहानी क्या है कि वैज्ञानिकों ने एक्स एक्सिस पे दिखाया समय को, अधिगम में लगा समय, कि जो चीज आप लर्न कर रहे हैं, जिस चीज को आप सीखना चाह रहे हो, उसको सीखने में समय कितना लगा। और इधर अधिगम की मात्रा। इन दो चीजों को दिखाया, एक में अधिगम में लगा समय, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। एक्स एक्सिस पे उन्होंने दिखाया अधिगम में लगा समय, और वाई एक्सिस में लिखा अधिगम की मात्रा। अब इस पे घबराना नहीं है कि नहीं गणित आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बस चीजों को आपको समझा रहा हूं कि अधिगम वक्र कहते किसे हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए अधिगम में लगा जो समय है, तो ऐसे मैं और नीचे कर लेता हूं। ये हो गया अधिगम में लगा समय और अधिगम की मात्रा। देखिए, अब मान के चलिए कि अधिगम में जो लगा हुआ समय था, जैसे हमने यहाँ पे 0 हो गया, 0 माना। अब मान लीजिए यहाँ हमने अधिगम में लगा समय माना, जैसे 1 दिन, 3 घंटे, कुछ भी हो सकते हो, डिपेंड करता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, ये क्या हो जाएगा, समय। मान लीजिए सभी क्या है, दिन है। अब इधर मात्रा, मान लीजिए हम चैप्टर में लेके चलते हैं। मात्रा डिपेंड करता है आप किस तरीके से मापते हैं या क्या आपका जरिया उसको मापने का। मान लीजिए कोई आप पुस्तक पढ़े, किताब पढ़े, हम उसके चैप्टर को लेके चलते हैं। 1 चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। अब देखिए कहानी होती क्या है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि अधिगम वक्र में करते क्या है। अब जानते हैं जैसे गणितज्ञ थे, कर्ट लेविन वगैरह जो गणितज्ञ थे, और जब गणितज्ञ हैं ही मनोविज्ञान में, तो उन गणितज्ञ को होगी कि नहीं भाई, ग्राफ व्राफ भी होना चाहिए, थोड़ा सा फार्मूला वगैरह ये सभी चीजें तो होनी ही चाहिए ना। चिंता करने की बात नहीं, फार्मूला नहीं आने वाला है। तो हुआ क्या कहानी कि उन्होंने कहा कि मान लीजिए, ये तो मान लीजिए एक ब्यौरा हो गया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपको कोई किताब पढ़ने को दिया गया है, आपको जैसे हमने बोला कि साइकोलॉजी याद करके आइए, और आपने मेहनत शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। पहले दिन आप बड़ा मोटिवेट थे, खूब गए चाप के पढ़े। तो मान लीजिए पहले दिन आपने पढ़ लिया 2 चैप्टर। कितने दिन? पहला दिन, ये क्या हो गया, दिन। और कितने चैप्टर पढ़े? 2, तो 2 वाली इधर आएगी, पहला इधर। कहाँ जाके मिलेंगे? यहाँ पर। दूसरा दिन आपने माना कि थोड़ा डाउन हुए, आपने तब भी करते करते 1.5 चैप्टर पढ़ा। तो 1.5 और 2 के बीच क्या आएगा, 1.5। तो मान लीजिए ये ऐसे गया, ये ऐसे जाएगा, तो इसका पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ। तीसरे दिन आपके घर मेहमान आ गए। अब आपके घर मेहमान आए तो आप चैप्टर पढ़े ही नहीं, तो तीसरे दिन कितना हो जाएगा, 3 यहाँ आएगा, और जब आप नहीं पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो कहाँ पे आ जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से वैज्ञानिकों ने कहा कि जब किसी व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता होती है, जैसे
हर दिन आपके पढ़ने की जो क्षमता है कि आज आपने कितना सीखा, अधिगम मतलब क्या, सीखना, कि आज आपने पहले दिन 2 चैप्टर सीखा, दूसरे दिन 1.5 चैप्टर सीखा, तीसरे दिन हो सकता है 3 चैप्टर आप पढ़ जाए, तो ग्राफ कहाँ मिलेगा तीसरे दिन का, यहाँ पे। चौथे दिन पता चला आपने एक ही चैप्टर पढ़ा, घर में मेहमान आ गए, खाना पीना बनाना पड़ा, 1 चैप्टर पढ़ा। 5वें दिन आप बीमार हो गए, लेकिन फिर भी कहे नहीं आज आधा चैप्टर पढ़ करेंगे चाहे कुछ हो जाए। आपने आधा चैप्टर पढ़ा, आधा कहाँ पाए गए, यहाँ 5 यहाँ, आधा 0 और 1 के बीच में। तो वैज्ञानिकों का कहना था कि इस तरीके से जो व्यक्ति अलग अलग दिन चीजों के बारे में सीखता है, उसको जब ग्राफ बनाते हैं, उसको जब मिला के क्या बनाते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे इस बिंदु को इससे मिलाएं, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ। अब हो सकता है अगले दिन अब 6वें दिन 5 चैप्टर पढ़ जाए, तो ग्राफ कहाँ चला जाएगा, यहाँ। 7वें दिन और आज ज्यादा चैप्टर पढ़ जाए, तो ग्राफ और ऊपर। तो वैज्ञानिकों को कहना था कि जब जो सीखने का पर डे आप दिन के समय के हिसाब से जो आप चीजों को सीखते हैं, जो आपकी कार्य की प्रगति होती है, मतलब आज आपने कितना पढ़ा, कल आप कितना पढ़ेंगे, परसों आप कितना पढ़ेंगे, जिसमें जो आपके कार्य की प्रगति होती है कि आज आपने कितनी प्रगति की, कल आप कितना पढ़ के प्रगति करेंगे, तो जो कार्य की प्रगति को जब एक कागज के ऊपर दर्शाया जाता है तो उसे बोला जाता है अधिगम वक्र। क्योंकि देखिए लर्निंग करो बोलते हैं, बनेगा कर्व ही, ग्राफ भी, और किस चीज का ग्राफ बन रहा है, अधिगम का। तो सीखने की जो प्रगति होती है, सीखने की जो दशा होती है, किसके कंपेयर में, समय के, समय के अनुसार कि 1 घंटे में कितना सीखा, 2 घंटे में भी हो सकता है, 1 दिन 2 दिन भी हो सकता है, समय 1 महीने 2 महीने हो सकता है, डिपेंड करता है आप किसके अनुसार मापना चाहते हैं। तो सीखने की जो गति होती है, उसे समय के साथ जब तुलना करके एक कागज के ऊपर दर्शाया जाता है इस तरीके से, तो इसी ग्राफ को बोला जाता है क्या, अधिगम का वक्र। तो ये उन वैज्ञानिकों ने निकाला कि नहीं कि हो सकता है हर व्यक्ति बराबर सीखता है कि अलग अलग सीखता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा नहीं, कभी बहुत ज्यादा सीखता है, कभी कम सीखता है, कभी उससे भी ज्यादा सीख ले, कभी एकदम डाउन चला जाता है। जैसे आपका भी होगा कि आप किसी दिन बहुत मोटिवेट हुए हैं, 2-3 लेक्चर एक साथ निपटा देते होंगे, और किसी दिन एकदम डिमोटिवेट है, छोड़ो लेक्चर रिकॉर्डेड तो है, अगले दिन देखा जाएगा। तो वो आपकी सीखने को होता है ना कि आज आपने 3 लेक्चर पढ़े, कल 1 भी नहीं पढ़ेंगे, परसों हो सकता है 2 पढ़े, एक किसी दिन आधे लेक्चर पढ़ेंगे। तो जब उसको हर दिन के हिसाब से दिखाया जाएगा और उससे मिलके जो ग्राफ बनते हैं उस पॉइंट से मिलके, उसी को बोला जाता है अधिगम वक्र। ये तो आप समझ गए अधिगम वक्र कहते किसे। दूसरी बात, यदि बोलेगा कि अधिगम वक्र की अवधारणा किसने दी है, तो देने वाले हैं एबिंगहॉस। एबिंगहॉस अधिगम वक्र के साथ साथ इन्होंने अधिगम के पठार की भी अवधारणा दी है। अधिगम वक्र के साथ साथ अधिगम के पठार की भी अवधारणा किसने दी है, एबिंगहॉस ने। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कथन स्टेटमेंट। वैसे कथन तो उतने ज्यादा आपसे इसमें पूछते नहीं है, पर कभी कभी स्किनर के कथन आ जाते हैं किसी किसी परीक्षाओं में, जैसे राजस्थान टेट वगैरह हुआ, तो लेके चलिए, क्योंकि कोई भरोसा तो है नहीं। अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखिए, क्योंकि असमंजस में रहने में से ज्यादा अच्छा है कि पूरी तैयारी करिए, मेहनत कीजिए, अपने ग्राफ को गिरने मत दीजिए अधिगम वक्र के, हमेशा ऊपर रखिए। तो स्किनर ने कहा कि आपको कोई कार्य दिया गया, तो किसी कार्य के उन्नति तथा अवनति, उन्नति तथा अवनति का वर्गाकृत कागज पर प्रदर्शन क्या कहलाएगा, अधिगम वक्र।
किसी कार्य के उन्नति तथा अवनति का वर्गाकृत कागज पर प्रदर्शन क्या कहलाता है? अधिगम वक्र। अच्छा, अवनति गलत है? कितना बोल भी दिया होगा भी, बोले ना, मात्रा अपने से लगाया करिए। तो देखिए, उन्नति या अवनति मतलब किसी कार्य, कोई कार्य दिया गया आपको करने को, या कोई चीज सीखने को, पढ़ने को कोई चीज दिया गया, कुछ भी हो सकता है, उसमें कितनी उन्नति हो रही है। उन्नति मतलब कब बढ़ रहा है, फिर कब घट गया, फिर देखिए बढ़ गया, फिर देखिए यहाँ पे घट गया और घट गया यहाँ से नीचे, फिर बढ़ गया। तो ये उन्नति अवनति को जब एक वर्गाकृत कागज, एक चौकोर कागज के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? अधिगम वक्र। तो इसको ये कथन किसने दिया था? स्किनर ने। और किसी किसी एग्जाम में स्किनर का ये कथन पूछा जा चुका है। अगला कथन लेते हैं गेट्स। गेट्स ने क्या कहा कि अधिगम वक्र किसी कार्य में होने वाले अधिगम वक्र किसी कार्य में होने वाले प्रगति और गति को व्यक्त करता है। मतलब गेट्स ने सीधे बोला कि यदि आपको कोई कार्य दिया गया है तो उसमें आपकी प्रगति कितनी हो रही है, मतलब आप किस दर से आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन कितना पढ़ते जा रहे हैं, और उसकी गति क्या है, मतलब एक दिन आपने कितना पढ़ रहे, 2 दिन में कितना पढ़ती। जैसे यहाँ देखिए गति बहुत ज्यादा है, यहाँ आपकी गति कम थी, यहाँ और डाउन हो गई गति माइनस में, यहाँ देखिए गति फिर बढ़ गई, यहाँ फिर कम हो गई गति, फिर कम हुई गति, फिर गति आपकी एकाएक बढ़ गई। तो उसकी आपको कोई कार्य दिया गया तो उसमें होने वाली जो गति है और साथ में आपकी प्रगति को दिखाता है कि किस अनुसार आपकी प्रगति आगे बढ़ रही है, तो उससे क्या बोला जाता है? अधिगम का वक्र। तो एक स्किनर कथन और एक किसका कथन? गेट्स का कथन। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लिए होंगे। तब आगे बढ़ते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार, जहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार। देखिए कहानी क्या हुई कि अलग अलग अधिगम वक्र की कॉन्सेप्ट तो खुल गया कि ठीक है भाई अधिगम वक्र होता है। अब जब इसमें ये जो डिजाइन बनने लगे ना, इस डिजाइन को देख के कि किसी में डिजाइन ऐसे बन रहे, किसी में ऐसे बन रहे, तो उस डिजाइन को देख के अधिगम वक्र के प्रकार बना दिए गए। और अधिगम वक्र के कुल 4 प्रकार आपके आते हैं। पहले चित्र देखिए। पहला होता है सरल रेखीय अधिगम वक्र, या इसको बोलते हैं आदर्श अधिगम वक्र। सरल रेखीय अधिगम का वक्र या फिर आदर्श अधिगम का वक्र बोलते हैं जब वैज्ञानिकों ने देखा कि जो अधिगम का वक्र है, उन्होंने कहा जो आपके अधिगम का वक्र यदि ऐसे बने, रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। जब अधिगम वक्र क्या बने? बिल्कुल सीधा बने, तो उसे बोलते हैं सरल रेखीय अधिगम का वक्र। बिल्कुल सीधा बना है तो क्या बनेंगे? सरल रेखीय अधिगम का वक्र। आदर्श अधिगम का वक्र क्यों कहते हैं? आदर्श इसलिए कहते हैं कि यदि आप इसमें समय दर्शा दें, देखिए जैसे माना यहां 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, यहां लिखा 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर। तो अब देखिए पहले दिन 1 चैप्टर पढ़ा, दूसरे दिन कितने चैप्टर पढ़ा? ऐसे देखिए, दूसरे दिन और ज्यादा पढ़ा, तीसरे दिन और ज्यादा पढ़ा है, चौथे दिन
और ज्यादा बढ़ा है, अब 5वें दिन और ज्यादा, मतलब कभी घट नहीं रहा है, जब भी हो रहा है क्या बढ़ते ही जा रहा है और पहले दिन से ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आदर्श व्यक्ति। या ऐसे जो बच्चे ने जो खूब मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, वही तो आदर्श बच्चे कहलाते हैं। कल से ज्यादा आज करना, आज से ज्यादा परसों करना है। तो इसीलिए इस वक्र को बोला जाता है आदर्श अधिगम का वक्र। तो समझ गए होंगे कि आदर्श अधिगम का वक्र क्यों बोलते हैं इसे। तो साफ सुथरा कर देते हैं। हाँ, इसे इसको बोलते हैं आदर्श अधिगम का वक्र। आपको देखिए चित्र ऐसे देगा, ऐसे बना के देगा और आपको पहचानना रहेगा कौन सा आदर्श अधिगम का वक्र है। अगला अधिगम का वक्र लेते हैं, दूसरा। दूसरा दोनों को एक ही जगह बनाते तो सही रहता है। इसके साइज को मैं छोटा कर देता हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप बना लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसे बना लिए होंगे, फिर भी बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा दोनों में कंपेयर करवाना है। देखिए, दूसरा है उन्नतोदर। उन्नतोदर अधिगम वक्र, या इसे बोलते हैं घटता हुआ अधिगम वक्र, या इसे बोलते हैं घटता हुआ अधिगम वक्र। और एक आपका अधिगम वक्र होता है जिसे बोलते हैं नतोदर अधिगम वक्र। इसको बोलते हैं बढ़ता हुआ अधिगम वक्र। देखिए, दोनों में अंतर क्या होता है, यही होता है जो आपको कंफ्यूज करता है। भाई दोनों में ग्राफ बनेंगे, दोनों में ग्राफ बना दिए। अब समझिएगा इसे। देखिए, उन्नतोदर जो अधिगम का वक्र होगा, या जिसे बोला जाता है घटता हुआ अधिगम का वक्र, वो आपका ऐसे बनता है। और जो नतोदर अधिगम का वक्र होगा वो आपका ऐसे बनेगा। और ये वो चीजें जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डालती है। तो इसको ध्यान में रखने वाली बात है कि ये वो चीजें जो आपको सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूजन करता है, मैक्सिमम जगह इसको पूछ भी देता है। तो देखिए, उन्नतोदर अधिगम का वक्र मतलब घटता हुआ अधिगम का वक्र। अब पॉइंट समझिए क्या है। पॉइंट ये है कि देखिए, शुरू में इसमें क्या होती है, वृद्धि। मतलब ये देखिए, यदि आप इसमें समय दर्शाएं, पहल समय दर्शा के देखिए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, चार चैप्टर, पांच चैप्टर। मतलब पहला दिन हुआ नहीं कि ये इतने चैप्टर पढ़ गया, और दूसरा दिन इतना, तीसरा दिन इतना, और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, डाउन। मतलब शुरू में ज्यादा था और बाद में क्या आने लगती है, कमी। और जब इसको देखेंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, इधर पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर। देखिए, पहला दिन कहाँ, जीरो पे, दूसरा दिन यहीं तक पहुंचा है, तीसरा दिन भी अभी तक एक चैप्टर, चौथा दिन कहाँ पहुंच गया, यहाँ। मतलब जिसमें शुरू में कमी है लेकिन बाद में क्या हो जा रही, वृद्धि। और इसमें शुरू में वृद्धि है और बाद में क्या हो रही, कमी। कमी हो रही मतलब बाद में घट रहा है, इसलिए घटता हुआ अधिगम का वक्र, और ये बाद में बढ़ता है इसलिए बढ़ता हुआ अधिगम का वक्र। क्लियर कर देता हूं। सुनिएगा, ये वाला जो अधिगम का वक्र होता है, ये शुरू में बढ़ता है और बाद में घटता है। ये अधिगम वक्र शुरू में कमी दिखाता है,
शुरू में कमी प्रदर्शित करता है और बाद में वृद्धि प्रदर्शित करता है। लगा देता हूं, ऐसे समझ जाएगा, वृद्धि प्रदर्शित करता है। देखिए घटता बढ़ता दोनों लैंग्वेज मैंने लिखा है, इसको भी आप लिख सकते हैं कि शुरू में वृद्धि प्रदर्शित करता है, बाद में कमी प्रदर्शित करता है। मतलब दोनों लैंग्वेज मैंने लिखे ताकि आपको घटता बढ़ता कमी वृद्धि में अंतर ना हो। मतलब ये अधिगम को अगर शुरू में तक वृद्धि बढ़ेगा, वृद्धि दिखाएगा, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कमी, इसलिए घटता हुआ अधिगम वक्र, इसे बोलते हैं उन्नतोदर। और ये शुरू में कमी दिखाता है, बाद में वृद्धि, इसलिए इसे बढ़ता हुआ अधिगम वक्र या फिर नतोदर अधिगम का वक्र। पहचानने वाली बात यह है कि ये जो अधिगम का वक्र बनेगा, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। यहां पे ये जो लाइन गई है लाल वाली, ये वाई एक्सिस को छूते हुए जाएगी। ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है एक्स। तो देखिएगा जो पकड़ने वाली बात है, यहां देखिए, यहां से पकड़ा करिए, वहां से आप नहीं पकड़ पाएंगे। यहां देखिए ये वाई एक्सिस को छू रहा है और यहां ये लाइन किसको छूते हुए जा रही है, एक्स एक्सिस को। तो यही इसका अंतर है दोनों में समझने के लिए, कि उसमें एक्स एक्सिस को छूता, इस वाले में किसको छू रहा, वाई में। देखिए इसमें कहा जा रहा है ऐसे, और इसमें कहा जा रहा है ऐसे, एक्स को टच करते इसमें वाई को, और यही अंतर है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक होता उन्नतोदर अधिगम का वक्र, एक होता नतोदर अधिगम का वक्र। इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा ताकि आप लोग को कंफ्यूजन में रहे, आप लोग उसको क्लियर कर सकें। अगला आते हैं चौथे प्रकार पे। चौथा प्रकार होता है मिश्रित अधिगम वक्र, या इसी को बोलते हैं एस आकार अधिगम वक्र, या इसी को कहते हैं, या इसी का एक और नाम है सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र। ये क्या हो गया, एक दो तीन नाम है, इसके कुल तीन नाम है। मिश्रित अधिगम का वक्र, एस शेप या फिर एस आकार अधिगम का वक्र, या इसी को एस शेप लर्निंग कर्व कर सकते हैं, सीढ़ी नुमा अधिगम का वक्र। ये वाला तो एक्चुअल आपका है, ये वाला किसका है, आप लोगों का है। देखिए ना आप इस वैरायटी में है कि हर दिन आप आज एक चैप्टर पढ़े थे, कल दो, परसों तीन, नरसों चार चैप्टर, ऐसा भी आप नहीं पढ़ते। और आप में ऐसा भी नहीं कि शुरू में वृद्धि हो तो बाद में कमी ही होता हो, बाद में आप कमी करते लेकिन फिर दोबारा वृद्धि कर लेते हैं। इसमें बाद में कमी ही होगी, वृद्धि वापस नहीं होगी। जिसमें शुरू में वृद्धि बाद में कमी, लेकिन आप शुरू में मान लीजिए खूब झटके पटके में पढ़े, बाद में कमी आई, तो कमी बाद आप फिर वापस क्या कर लेते हैं, अपना वृद्धि कर लेते हैं, फिर कमी आती है, फिर वृद्धि। और इसमें क्या है कि शुरू में तो कमी, लेकिन बाद में क्या होती है, बहुत तेज वृद्धि होती है। और ऐसा भी आपका नहीं कि शुरू में कमी तो बाद में वृद्धि हो जाए, आपका वृद्धि होगा लेकिन होने का फिर वापस कभी ना कभी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, फिर वृद्धि होता है, फिर कमी। तो जो सीढ़ी नुमा एस का अधिगम का वक्र होता है, यह ऐसा ही अधिगम का वक्र होता है जिसमें कि कभी वृद्धि, कभी कमी, कभी वृद्धि, कभी कमी, ऐसा देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एस नुमा या सीढ़ी नुमा अधिगम का वक्र। देखिए जैसे आप खूब तेज पढ़े, वृद्धि हुआ, वृद्धि बाद फिर क्या आ गया, कमी, फिर क्या हुआ, वृद्धि में आप खूब तेज पढ़ते, फिर क्या आ जाता है, कमी। तो इसलिए बोलते हैं इसको असाकार या सीढ़ी नुमा अधिगम का वक्र या फिर मिश्रित अधिगम का वक्र, क्योंकि इसमें वृद्धि भी कमी, वृद्धि कमी दोनों होता है, उन्नतोदर नतोदर दोनों की क्वालिटी है, इसलिए इसको बोलता है असाकार या सीढ़ी नुमा अधिगम का वक्र। समझ गए होंगे, ये वाला एक्चुअल में आप लोगों वाला है। पता नहीं आप लोग कभी वृद्धि भी करते हैं कि रोज कमी कर देते हैं, तो आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का चारों में से कौन सा अधिगम का वक्र है। लेकिन ये वो वाली जिसमें वृद्धि कमी दोनों देखने को मिलती है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आपसे देखिए एक ये डायग्राम और ये तीनों, ये चारों डायग्राम देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा नतोदर है या निम्नलिखित में से कौन सा नतोदर नहीं है। क्वेश्चन में लेके आऊंगा, फिर आप देखिएगा इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसको आपने बना लिया होगा। देखिए कहानी फिर आगे बढ़ी, शुरू में तो अधिगम वक्र का कॉन्सेप्ट दे दिए वैज्ञानिकों ने, उसमें 3-4 तरह के डिजाइन भी बने अधिगम वक्र में, तो उसके भी नाम पड़ गए, वो भी आप पढ़े अभी। अब उसके बाद कहानी क्या बनी, कहानी ये बनी कि
कुछ वैज्ञानिकों ने जब देखा, बनाया अधिगम का वक्र, तो वहां उनको एक और चीज दिखी। देखिएगा, जब अधिगम का वक्र बना, जैसे मान लीजिए शुरू में वृद्धि, कमी, वृद्धि, फिर कमी, फिर वृद्धि, फिर कमी, फिर से बना देता, वृद्धि हुआ, फिर कमी हो रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो उन्होंने जब इस ग्राफ को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब सब तो सही है, ये बीच में थोड़ा सा प्लेन लाइन आ जा रहा है। कैसा लाइन आ जा रहा है? प्लेन, सीधा लाइन आ जा रहा है। उन्होंने कहा वृद्धि कमी तो ठीक है, ये सीधा लाइन कहां से बन जा रहा है? और ये जो सीधे लाइन बन जाते थे, इसी सीधे लाइन को उन्होंने एक नाम दिया, चूंकि ये पठार जैसा लगता था, इसलिए इसका नाम दिया गया अधिगम का पठार। अधिगम का पठार, इस लाइन को क्या नाम दिया गया? अधिगम का पठार। कि जब लोगों की प्रगति देखिएगा तो उसमें बीच बीच में एक सीधी लाइन बन जाती थी। जैसे देखिए, यदि इस पॉइंट के बाद बात की जाए तो ना तो यहां से लाइन ऊपर गया ना नीचे, बीच में गया, मतलब ना तो कमी हो रही है ना अधिकता आ रही है। यहाँ देखिए, इसके बाद ना तो कमी आई ना अधिकता, सीधा गया है। यहाँ भी देखिए, इसके बाद ना तो कमी हो गया, नीचे गया है, ये लाइन नीचे जाता तो कमी होता, ऊपर जाता तो वृद्धि होता, नीचे जाता तो कमी होता, ऊपर जाता वृद्धि होता, नीचे जाता तो कमी, ऊपर जाता तो वृद्धि। तो ना कमी ना वृद्धि, सीधे चला गया। तो उसका क्या उन्होंने नाम दिया? अधिगम का पठार। और उन्होंने कहा कि अधिगम का पठार बहुत ही स्वाभाविक है। जब आप लगातार चीजों को पढ़ते हैं, आपका दिमाग थक जाता है, तो उस थके हुए कंडीशन में न तो आपके ज्ञान में कमी आएगी, न तो आप कोई एक्स्ट्रा चीज सीख पाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपके दिमाग में अधिगम का पठार बन जाता है। मतलब आपका लेवल जहां तक है, आप उसी चैप्टर पे टिके रहेंगे, ना तो उससे ज्यादा बढ़ पाएंगे ना उससे कम कुछ कर पाएंगे। तो वो स्थिति कहलाती कौन सा? अधिगम का पठार। तो इसे ही उन्होंने बोला क्या? अधिगम का पठार। और आपको बताया कि अधिगम का पठार दिया किसने? इसका भी अवधारणा एबिंग हॉस ने दिया था। अभी पिछले वाले में बताया था, किसकी भी अवधारणा किसने दिया है? एबिंग हॉस ने दिया है। बना लीजिएगा इसको भी। तो देखिए, अधिगम का पठार आपने बना लिया होगा। आगे चलते हैं। तो अधिगम पठार में कुछ पॉइंट, जैसे जैसे अधिगम के पठार की विशेषता यदि लिखे, अधिगम के उसी पेज पे लिख देता हूं ताकि आपको चीजें दिखा भी सकूं। डायग्राम दिख रहा है ना? हटा दीजिए, फिर से बना देता हूं आपको एक साइड किनारे। ये था अधिगम का पठार। ये आपको व्हाइट लाइन बना देता हूँ। ये जो सीधी लाइन जाती है इतनी दूर तक, इसी को बोलते हैं अधिगम का पठार। ठीक है, तो अधिगम के पठार की विशेषता लिखते हैं। कुछ पॉइंट आते हैं जिससे पूछते हैं अधिगम के पठार की विशेषता क्या है। पहला पॉइंट, अधिगम पठार हमेशा वक्र पर बनता है। अब इसका क्या मतलब? रटना नहीं है बाल को, हमेशा बोला हूं याद करना है। देखिए, ये जो अधिगम का पठार है कहां बन रहा है? यहां बन रहा है, इस लाइन पे, इस लाइन पे नहीं। ये जो कर्व वाली लाइन जाती है इसी को आप वक्र बोलते हैं ना। ये जो लाइन यहां से ऐसे गई है,
ये जो लाइन ऐसे गई है इसी को आप वक्र बोलते हैं, और जब भी अधिगम का पठार बनेगा इसी वक्र वाली लाइन पे बनेगा, इसलिए बोला जाता है अधिगम का पठार हमेशा वक्र पे बनता है। दूसरा, अधिगम का पठार, अधिगम पठार स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब ये सभी में होता है, ये नॉर्मल बात है। तीसरा, अधिगम पठार कोई बीमारी नहीं है। मतलब ये नहीं कि आपको याद होना बंद हुआ तो आप सोच में पड़ गए, लगता हम बीमार हो गए क्या, थोड़ा टेबलेट उबलेट लेना होगा दिमाग बढ़ाने के। तो अधिगम का पठार कोई बीमारी नहीं, एक स्वाभाविक चीज है जो सभी के साथ होती है। चौथा, अधिगम पठार कोई अपराध नहीं है। कोई अपराध नहीं है, मतलब जो अधिगम का पठार होता है कोई अपराध नहीं है कि किसी का थोड़ा देर के लिए सीखना दिमाग ब्लॉक हो गया, वो सीख नहीं पा रहा है, वो न ऊपर जा रहा है न नीचे, उसका नॉलेज उसी लेवल पे टिका हुआ है, इसका मतलब नहीं को बहुत बड़ा अपराध कर दिया या फिर ये बीमार है, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। वो एक स्वाभाविक चीज जो सभी के साथ घटित होती है। पांचवा, अधिगम पठार हमेशा के लिए नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया तो आप बिल्कुल सन्न पड़ गए, अरे यार अब अधिगम का पठार हटेगा कैसे। तो इसमें घबराने की बात नहीं, नॉर्मल चीजें सभी के साथ होता है, हमारे साथ, आपके साथ, सभी के साथ। जब लगातार आप पढ़ते हैं कुछ देर बाद दिमाग ब्लॉक कर जाता है, तो जब आप चाय कॉफी पीने जाते हैं तो अधिगम का पठार नॉर्मल चीज है और ये सभी के साथ होता है, कोई अपराध बीमारी नहीं है। और ये हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ समय बाद ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमेशा कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो अधिगम का पठार हमेशा के लिए नहीं होता। ये कुछ विशेषताएं जिससे पूछ लेता है अधिगम के पठार के बारे में। और यदि बात की जाए कि अधिगम के पठार को दूर कैसे करें, अधिगम के पठार को, या अधिगम पठार लिखा रहता है, अधिगम के पठार को दूर करने के उपाय। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहेंगे तो थकान जल्दी नहीं महसूस होगा। पर्याप्त आराम कीजिए, मतलब 6 घंटा सोइए, 6 घंटा 7 घंटा सोइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि न सोने की वजह से दिमाग के न्यूरॉन भी कमजोर पड़ जाते हैं, फिर चीजें आप पढ़ेंगे समझ में आएगा लेकिन ज्यादा देर तक वो आप उसको याद नहीं रख पाएंगे, वो चीजें कंफ्यूजन लगेंगे क्रिएट करने। इसलिए कम से कम 6 घंटा सोइए। और 6 घंटा सोने का मतलब ये नहीं है कि 2 घंटा दोपहर में सोए, 2 घंटा शाम को सोए, 2 घंटा रात को सोए, सर जी मिलाकर 6 घंटा सो ही लिए। कम से कम तो 8 घंटा सो ही जाया करिए। समझ में आया? अच्छे भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, सब दिमाग काम करेगा। तो ऐसा नहीं फुटकरिया 2 घंटा नहीं सोना है, जब सोइए तो 6 घंटा या मैक्सिमम 8 घंटा, मिनिमम 6 घंटा। वो कहने के बाद है कि 4 घंटा सोना, 2 घंटा सोना, आप मिनिमम 6 घंटे या मैक्सिमम 8 घंटे आप जब सोइए तो लगातार सोइए। फुटकर में नहीं सोना है, 2 घंटा भोर में, 2 घंटा दोपहर में, 2 घंटा शाम को, 2 घंटा खाना खाने के बाद, ऐसे नहीं सोना है। जब सोइए 6 या 8 घंटे, 24 घंटे में से 6 या 8 घंटे सोइए, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 घंटे। जब भी सोइए तो लगातार सोइए, एकदम दिमाग में बना लीजिए कि जब भी सोएंगे लगातार सोएंगे 6 और 8 घंटे। बस इतना यदि आप दिमाग में रख के चलते हैं तो ये चीज आपके दिमाग को रेस्ट देती है। जाहिर बात है दिन भर काम करता है, इसको नहीं रेस्ट देंगे तो कार्य तो करेगा पर उसकी क्वालिटी घटा देगा। होती है ना कोई मशीन, उसको बराबर मेंटेनेंस की जरूरत है। यदि आप बराबर दिन भर कार्य कर रहे हो, करेगा कार्य, पर उस चीज की क्वालिटी क्या कर देता है, लो कर देता है। इसलिए उसको आराम दीजिए ताकि रात भर जब आप 6 7 8 घंटा सोएंगे उसको रेस्ट मिलेगा, फिर से मेंटेन होगा, फिर इससे आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की वही रहेगी, जो भी चीजें आप पढ़ेंगे सीखेंगे। तो ये दिन भर चलता है, जीवन पर्यंत चलता है अधिगम, ये दिन भर चलता है, इसको आराम दीजिए। इसलिए तो 6 से 8 घंटे बिल्कुल सोना है और लगातार, फुटकरिया नहीं। स्वास्थ्य रहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पर्याप्त आराम कीजिए। मनोरंजन, मनोरंजन का प्रयोग कीजिए, जैसे गेम खेलिए, सांप सीढ़ी खेलिए, थोड़ा थोड़ा आप टहल सकते हैं, टहल लीजिए, बात कर लीजिए, गप्पे मार लीजिए किसी से। ये सारी मनोरंजन के जो चीजें कर सकते हैं। जो आप नहीं होता कि थोड़ा कॉफी पी लें, थोड़ा चाय पी लें,
तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सभी चीजें हैं जो आपको अधिगम के पठार को दूर करने के लिए में हेल्प करती हैं। मतलब जब आप पढ़ते पढ़ते होता है थक जाते हैं, सही मायने में बोलो यदि सरल भाषा में, तो जब आप पढ़ने की इच्छा होती है लेकिन पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, बोलते यार समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपकी इच्छा होती है नहीं अभी और पढ़ें, पर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता, आप थक जाते, होता है थोड़ा चाय मिल जाए, कॉफी मिल जाए, तो वही जो थकने की जगह है, एक तो वो थक जाते हैं जिनको पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, वो ऐसे थक जाएंगे, उनको हर चीज बोरिंग लगेगा, पढ़ाई लिखे वो ऐसे भी थक जाएंगे। लेकिन एक वो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने की इच्छा होती है, पर पढ़ते पढ़ते दिमाग कार्य करते करते रुक जाता है, उनको इच्छा है पढ़ने की पर दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसा महसूस होता है, थकान महसूस होती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, वही स्थिति को बोलते हैं अधिगम का पठार, जहां आप न कम जाते हैं न ज्यादा, उसी स्तर पर रह जाते हैं। तो उस स्थिति में अधिगम के पठार को आप कैसे दूर करते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, किसी से बात कर लिए, थोड़ा एक आध दो सॉन्ग सुन लिए, म्यूजिक सुन लिया, मनोरंजन हो गया। तो इन सभी चीजों के द्वारा अधिगम के पठार क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। अधिगम के पठार के कारण क्या हो सकते हैं, किस वजह से अधिगम का पठार होता है, तो किस वजह से होगा, जब आप लगातार पढ़ाई करते हैं, जब आप बीमार होते हैं, आपका स्वास्थ्य सही नहीं होता है, आपको स्ट्रेस या टेंशन होता है, तो इन सभी वजह से आपके अधिगम के पठार जनरेट होते हैं, और उनको दूर करने के सभी क्या है, उपाय हैं। तो यहाँ से आप अधिगम के पठार के बारे में पढ़ लिए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि अधिगम का पठार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन देगा तो आप उसे सॉल्व भी कर लेंगे। तो क्लास कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। कमेंट की स्पेलिंग याद होगी लिखते लिखते, और शेयर जरूर कर दीजिए। अरे थोड़ी सी आप लोग की हेल्प मांगता हूँ शेयर के लिए, एक बार जो आपके ग्रुप हो बीएड बीटीसी के उसमें शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए, इतना कर ही सकते, इतने रील वगैरह लगाते थे, शेयर ये भी चिपका दीजिए। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा जरूर, और कमेंट में जरूर अभी लिख के बताइए, अभी पहुंच गए ना, लिख के बताइए अभी क्लास कैसा लगा, किस तरीके से चल रहा है, आपको यदि समझ में आ रहा है या कम समझ में आ रहा है, जैसा भी है आपको चीजों को और किस तरीके से समझ में आता है, जो भी मतलब आपके जो भी राय हो तो उन राय को बताइए ताकि मैं इसे और भी बेहतर बना सकूं। तो कमेंट अभी करके बताइए, और तुरंत जाइए लिंक कॉपी करिए, उठा के शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। अगले क्लास में अधिगम के सिद्धांत शुरू होंगे, जहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है, और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से कि चीजें आसान रहे, अच्छे से समझ में आए, याद कम करना पड़े, चीजों को पढ़ते पढ़ते इतना समझ जाए कि आधी चीजें आपके दिमाग में बस घूमती रहनी चाहिए, याद करने की जरूरत ना पड़े। तो अगले क्लास में मिलते हैं आपसे, इसी के बाद विदा लेते हैं। गुड लक, जय हिंद।